चैप्टर एक्सट्रीमिस्ट फेज। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। एक्सट्रीमिस्ट फेज का राइज एक नेचुरल प्रोग्रेशन था जब मॉडरेट्स के स्लो और इलाइटिस्ट अप्रोच से लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे थे। आइए देखते हैं कि कैसे एक्सट्रीमिस्ट्स का इमरजेंस हुआ और उनका फोकस क्या था। फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। मॉडरेट्स के राइटिंग ने ब्रिटिश रूल का असली चेहरा एक्सपोज कर दिया। लीडर जैसे दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिखाया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया और इंडिया को पॉवर्टी में धकेल दिया। आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखकर बताया कि ब्रिटिश पॉलिसीज कैसे इंडिया के रिसोर्सेज लूट रही है। जी सुब्रमण्य अय्यर और एमजी रनाडे जैसे थिंकर्स ने भी ब्रिटिशर्स को ऑपरेसिव रूल को हाईलाइट किया। ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। लीडर जैसे बाल गंगाधर तिलक, औरोबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल ने यूथ को मोटिवेट किया कि वो अपने आप पर भरोसा करे और ब्रिटिश सुपीरियरिटी के मिथ को तोड़ दे। तिलक स्लोगन स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट यूथ के अंदर एक नई एनर्जी ले आया। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के जरिए यूथ एजुकेटेड हो गए लेकिन उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही थी। एजुकेटेड यूथ फ्रस्ट्रेट में आए और उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एग्रेसिव स्टेप्स लेने की जरूरत है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। जापान की सक्सेस। 1868 के बाद जापान ने अपने आप को एक इंडस्ट्रियल पावर में बदल दिया था। इससे इंडियंस को इंस्पिरेशन मिली कि अगर जापान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। रशिया, तुर्की, आयरलैंड एंड इजिप्ट जैसे कंट्रीज के नेशनलिस्ट मूवमेंट ने इंडियंस को दिखाया कि कॉलोनियल पावर को चैलेंज किया जा सकता है। यूथोपिया का इटालियन आर्मी को हराना 1896 में और जापान का रशिया को हराना 1905 में यूरोपियंस के इनविसिबिलिटी के मिथ को तोड़ दिया। बोयर वार्स 1899 टू 1902 में ब्रिटिश की हार ने इंडियंस को कॉन्फिडेंस दिया कि ब्रिटिशर्स को भी हराया जा सकता है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ ए मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। एक्सट्रीमिस्ट लीडर जैसे राज नारायण घोष, अश्विनी कुमार दत्ता, औरोबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लजपत राय ने मिलिटेंट और एग्रेसिव नेशनलिज्म का आइडिया प्रमोट किया। इनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स और पिटिशन से कुछ नहीं होगा, मास मोबिलाइजेशन और डायरेक्ट एक्शन की जरूरत है। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक और लॉर्ड कर्जन। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बाल गंगाधर तिलक और लॉर्ड कर्जन का रोल अलग था, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट रहा। एक तरफ तिलक ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को जान तक पहुंचाया तो दूसरी तरफ कर्जन की पॉलिसी ने इंडियंस को और यूनाइट कर दिया। चलिए इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। तिलक का बैकग्राउंड को देखते हैं। 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। पुणे को अपना पॉलिटिकल बेस बनाया। तिलक के बिलीफ को देखते हैं। स्वराज मेरा जन संबंधित अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक के कंट्रीब्यूशंस को देखते हैं। जर्नल्स पब्लिश किया, केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश में। इन जर्नल्स के जरिए तिलक ने ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का ओपन क्रिटिसिज्म किया और लोगों को नेशनलिस्ट आइडियाज से इंस्पायर किया। फेस्टिवल्स का ऑर्गेनाइजेशन। गणपति उत्सव और शिवाजी जयंती को ऑर्गेनाइज किया, जिनका एम था लोगों को यूनाइट करना और नेशनलिस्ट स्पिरिट जगाना। यह फेस्टिवल एक कल्चरल रिवाइवल का हिस्सा बन गया। गीता रहस्य 1911 में जेल के दौरान लिखा। इसमें तिलक ने भगवत गीता का फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन दिया और कहा कि कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन को देखते हैं। डिवाइड एंड रूल का चैंपियन कहा जाता है इन्हें।
लॉर्ड कर्जन ने वाइसरॉय ऑफ इंडिया के दौरान ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जो इंडियन नेशनलिज्म को सप्रेस करने के लिए थी, पर आयरनी ये है कि उनकी पॉलिसीज ने इंडियंस को और यूनाइट कर दिया। कर्जन की कंजर्वेटिव पॉलिसीज। कलकत्ता कॉरपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 1899। इस एक्ट के जरिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नॉमिनेटेड मेंबर्स का नंबर इंक्रीज किया गया और इलेक्टेड मेंबर्स का इन्फ्लुएंस कम कर दिया गया। इंडियन लीडरशिप को सप्रेस करना इसका एम था। दिल्ली दरबार का ऑर्गेनाइजेशन 1903। एडवर्ड सेवन की एसेसन सेलिब्रेट करने के लिए 2 मिलियन रुपीस खर्च किए गए। ये एक्स्ट्रावेजेंस एक इंसल्ट था जब देश फेमाइन और पॉवर्टी से जूझ रहा था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी खत्म कर दी गई। एजुकेटेड यूथ का पॉलिटिकल अवेकनिंग को कंट्रोल करना इसका एम था। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904। इस एक्ट का पर्पस था फ्रीडम ऑफ प्रेस को सप्रेस करना। बंगाल का पार्टीशन 1905। बंगाल को लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड किया गया, ईस्ट बंगाल मुस्लिम को और वेस्ट बंगाल हिंदूज को। इंडियन नेशनलिज्म के नर्व सेंटर को वीकनिंग करना इसका एम था, पर इसका रिजल्ट अपोजिट निकला और स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया। अब कर्जन की प्रोग्रेसिव पॉलिसीज को देखते हैं। कर्जन की कुछ पॉलिसीज कंस्ट्रक्टिव भी थी, जैसे फेमाइन कमीशन। एंथोनी मैकडोनेल के अंदर फेमाइन रिलीफ और रेवेन्यू कलेक्शन में लीनियंसी की बात की। इरिगेशन कमीशन। कोलिन स्कॉट मॉनक्रिफ के अंदर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को बूस्ट किया गया। पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किया। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904। इंडियन मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट पास किया गया। अब बात करते हैं द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट 1903 टू 1905। बंगाल का पार्टीशन एक ऐसी घटना थी जिसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को नए डायरेक्शन मिल गए। इस घटना के रिस्पांस में शुरू हुआ स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट्स, जो एक तरह से मास प्रोटेस्ट और इकोनॉमिक रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। चलिए समझते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन का अनाउंसमेंट दिसंबर 1903। ब्रिटिशर्स ने बोला कि बंगाल का पार्टीशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत है, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है। रियलिटी ये था कि पार्टीशन का असली मोटिव था बंगाल को लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड करना और इंडियन नेशनलिज्म का नर्व सेंटर वीकेन करना। अपोजिशन बाय लीडर्स जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा और पृथ्वी सचंद्र राय ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। पिटीशन, पब्लिक मीटिंग और न्यूज़पेपर जैसे हिताबड़ी, संजीवनी और बंगाली का यूज किया गया। पार्टीशन ऑफिशियली अनाउंस जुलाई 1905। डिस्पाइट ऑपोजिशन, ब्रिटिशर्स ने जुलाई 1905 में पार्टीशन अनाउंस कर दिया और ये 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया। रिजल्ट ये हुआ कि मैसिव प्रोटेस्ट और एक नए मूवमेंट्स का जन्म हुआ। अब स्वदेशी मूवमेंट का फॉर्मल स्टार्ट 7 अगस्त 1905। बाइकॉट रेजोल्यूशन को पास किया गया, जो ब्रिटिश गुड्स के बाइकॉट और इंडियन गुड्स का प्रमोशन का सिंबल था। प्रोटेस्ट का मेन स्लोगन था स्वदेशी अपनाओ, विदेशी छोड़ो। 16 अक्टूबर 1905 ये दिन मोरिंग और प्रोटेस्ट का दिन बन गया। लोग गंगा में स्नान किए, फास्ट रखा और यूनिटी के सिंबल के रूप में एक दूसरे के हाथ पर बंद बंधा। वंदे मातरम इस मूवमेंट का एंथम बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन अपना फेमस सॉन्ग अमर सोनर बंगला लिखा, जो आगे चल के बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना। अब बाइकॉट मूवमेंट को देखते हैं। बाइकॉट का ऑब्जेक्टिव्स, ब्रिटिश गुड्स का बाइकॉट करना और इंडियन प्रोडक्ट का यूज प्रमोट करना था। इकोनॉमिक रेजिस्टेंस के थ्रू ब्रिटिशर्स को फाइनेंशियली वीकेन करना था। मेथड थे इसमें
ब्रिटिश क्लोथ्स और गुड्स का जलाना, इंडियन प्रोडक्ट का यूज बढ़ाने के लिए स्वदेशी शॉप और इंडस्ट्रीज का प्रमोशन करना, हैंडलूम्स और खादी को प्रमोट करना। अब मूवमेंट्स के लीडर्स और रोल को देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी मूवमेंट का मेन लीडर, जो बंगाल के डिवीजन के खिलाफ यूनिटी और नेशनलिज्म का मैसेज लेके आए। रविंद्रनाथ टैगोर कल्चरल फ्रंट पर लीड किया और अपने सॉन्ग और राइटिंग से लोगों को इंस्पायर किया। यूथ और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन, इस मूवमेंट में पहली बार यूथ और वुमेन का बड़ा पार्टिसिपेशन देखा गया। अब इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट को देखते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ब्रिटिश गुड्स की डिमांड काफी गिर गई और इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया। कल्चरल अवेकनिंग, इंडियन ट्रेडिशन और क्राफ्ट का रिवाइवल हुआ और लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट आया। नेशनल यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल बना। बंगाल के लोगों ने लैंग्वेज और रिलीजन के ऊपर यूनिटी को चूज किया। पॉलिटिकल अवेकनिंग, स्वदेशी मूवमेंट ने फेल्यूर नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए फाउंडेशन रखा। अब ब्रिटिश रिस्पांस को देखते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को वीकेंड करने के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स का यूज किया। रिप्रेशन, प्रोटेस्टर को जेल में डाला गया और मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की गई। पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल्ड 1911, प्रोटेस्ट और ऑपोजिशन के प्रेशर में आकर ब्रिटिशर्स ने बंगाल का पार्टीशन कैंसिल कर दिया। अब बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। कांग्रेस ने भी इस मूवमेंट को अपनाया, लेकिन अंदर एक मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच मतभेद भी उभर कर आया। चलिए समझते हैं मूवमेंट के प्रसार और कांग्रेस के पोजीशन को समझते हैं। मूवमेंट का प्रसार भारत के विभिन्नता हिस्सों में देखते हैं। स्वदेशी मूवमेंट बंगाल के अलावा पुणे, बंबई, पंजाब, दिल्ली और मद्रास तक फैल गया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लीडर्स ने इस मूवमेंट को लीड किया। कांग्रेस की भूमिका और स्वराज का निर्माण को देखते हैं। 1905 बनारस सेशन प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस ने पार्टीशन का विरोध किया और स्वदेशी मूवमेंट को अप्रूव किया, लेकिन कांग्रेस के मॉडरेट लीडर ज्यादा एग्रेसिव नहीं थे। 1906 कलकत्ता सेशन, प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस ने पहली बार डिक्लेयर किया कि इसका लक्ष्य स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट है। ये डिक्लेरेशन एक्सट्रीमिस्ट के एग्रेसिव अप्रोच के कारण संभव हुआ। 1907 सूरत सेशन, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच मतभेद उभर कर आए। सूरत सेशन में कांग्रेस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच स्प्लिट हो गया। एक्सट्रीमिस्ट के प्रोग्राम को देखते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का लक्ष्य था सेल्फ रिलायंस और स्वराज। उन्होंने नए मेथड्स का उपयोग किया जो मासेस को इन्वॉल्व कर सके। बाइकॉट और स्वदेशी, विदेशी माल का बहिष्कार और इंडियन गुड्स का प्रमोशन करना। हैंडलूम्स और खादी का उपयोग बढ़ाया गया। पब्लिक मीटिंग और समितिज, पब्लिक मीटिंग और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लोगों को मोबिलाइज किया। ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स का उपयोग, तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सव के माध्यम से लोगों में यूनिटी और नेशनलिज्म का भावना जगाया। लिटरेचर एंड फोल्क सॉन्ग, लिटरेचर, स्ट्रीट प्ले और फोल्क सॉन्ग्स का उपयोग करके राष्ट्रीय भावना जगाई गई। अब मूवमेंट्स के प्रभाव और कांग्रेस का फ्यूचर को देखते हैं। मास मोबिलाइजेशन, पहली बार यूथ और वुमेन का बड़ा पार्टिसिपेशन देखा गया। नेशनल यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल बना। ब्रिटिश रिस्पांस, ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का उपयोग किया। सूरत स्प्लिट के बाद कांग्रेस वीक हो गई, लेकिन मूवमेंट के आइडियाज जिंदा रहे। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट न सिर्फ एक आंदोलन था, बल्कि एक नई सोच और आत्मसम्मान जगाने की प्रक्रिया थी। इसने हर
शहरों के लोगों को जोड़ने की कोशिश की और देश के हर क्षेत्र में एक राष्ट्रीय भावना को जगाया। आइए इसके प्रमुख महत्व को देखते हैं। भारतीयों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास किया। स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू से लोगों को अपनी शक्ति और एकता का एहसास हुआ। पहली बार महिलाओं और छात्रों का आंदोलन में बड़ा योगदान देखने को मिला। छात्रों का योगदान नेशनलिस्ट स्कूल और कॉलेज में पढ़कर नए नेता बने। महिलाओं का योगदान प्रदर्शनों में भाग लिया और बाइकआउट को सफल बनाया। अब राष्ट्रीय शिक्षा का आरंभ को देखते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान शिक्षा को राष्ट्रीय आधार पर नए रूप में विकसित करने की कोशिश की गई। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 इसका लक्ष्य था नेशनलिस्ट वैल्यू के साथ शिक्षा देना। बंगाल नेशनल कॉलेज, इसके प्रिंसिपल औरोबिंदो घोष, पहला प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष थे। सतीश चंद्र मुखर्जी राष्ट्र शिक्षा के प्रवर्तक, जिन्होंने भगावत चतुष्पति 1895 शुरू किया, डाउन न्यूज़पेपर 1897 और डाउन सोसाइटी 1902 के थ्रू से नेशनलिस्ट आइडियाज फैलाया। अब इंडिजिनस इंटरप्राइजेस को देखते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इंडियन इंडस्ट्रीज और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट किया गया। बंगाल केमिकल फैक्ट्री प्रफुल्ला चंद्र रॉय ने शुरू की। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी तमिलनाडु में चिदम्बरम पिल्लाई ने शुरू की। टेक्सटाइल मिल्स, सोप फैक्ट्रीज, टेनरीज, बैंक्स और लोकल शॉप का विकास हुआ। अब साहित्य, कला और संस्कृति को देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना की। अमर सोनर बंगला लिखा, जो आगे चलकर बांग्लादेश के राष्ट्रगान बने। रविंद्रनाथ टैगोर इंडियन आर्ट को विक्टोरियन नेचुरलिज्म से मुक्त कर अजंता, मुगल और राजपूत पेंटिंग से प्रेरित किया। सखाराम गणेश देशकर कथा 1904 स्वदेशी एक्टिविस्ट के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। दादा भाई नौरोजी और एम.जी. रनाडे के विचारों को आम भाषा में फैलाया। सुब्रमण्य भारती तमिलनाडु में सुदेशा गीतम लिखा। अब मजदूर संरक्षण और ट्रेड यूनियन को देखते हैं। मजदूर और कर्मचारियों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। टुटीकोरिन और तिरुनेलवेली तमिलनाडु, सुब्रमण्य शिवा और चिदम्बरम पिल्लाई ने फॉरेन ऑन कॉटन मिल्स के खिलाफ स्ट्राइक किया। रावलपिंडी पंजाब, लाला लजपत राय और अजित सिंह ने आर्सेनल और रेलवेज वर्कर की स्ट्राइक लीड की। अब मुस्लिम्स के योगदान को देखते हैं। मुस्लिम का योगदान, कुछ मुस्लिम लीडर जैसे बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, मौलाना आजाद ने भाग लिया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ब्रिटिशर्स ने अपर और मिडिल क्लास मुस्लिम को अलग करने की कोशिश की। नवाब सालिम मुल्ला ऑफ डक्का ने पार्टीशन का समर्थन किया, क्योंकि इससे उन्हें मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट बंगाल मिलता। मुस्लिम पीजेंट्री, डिवाइड एंड रूल के कारण ज्यादातर मुस्लिम पीजेंट्री आंदोलन से दूर रही। अब पार्टीशन का प्रभाव को देखते हैं। बंगाल का पार्टीशन लोगों के लिए एक इमोशनल शॉक था। 16 अक्टूबर 1905 को मॉर्निंग डे के रूप में मनाया गया। वंदे मातरम गाया गया और यूनिटी के प्रतीक के रूप में एक दूसरे के हाथ पर धागा बांधा गया। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन 1911, रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म के खौफ से ब्रिटिश ने बंगाल पार्टीशन को रद्द कर दिया। अब बात करते हैं कांग्रेस सेशन 1905 टू 1907। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन सेशन ने स्वदेशी मूवमेंट और कांग्रेस के अंदर के मतभेद को साफ किया। ये समय था जब मॉडरेट और
एक्सट्रीमिस्ट के बीच दूरियां बढ़ रही थीं, जो आगे चलकर कांग्रेस के स्प्लिट का कारण बनी। फर्स्ट, बनारस सेशन 1905। प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा था, पर कांग्रेस के अंदर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच मतभेद होने लगे। मॉडरेट्स का विचार, बंगाल के बाहर स्वदेशी मूवमेंट को फैलाने में सावधानी रखें। एक्सट्रीमिस्ट का विचार, स्वदेशी मूवमेंट को पूरे भारत में फैलाना चाहिए और बाइकआउट को तेजी से बढ़ावा देना चाहिए। रिजोल्यूशन, एक माइल्ड रिजोल्यूशन पास किया गया जो बंगाल के पार्टीशन को कॉन्डेम करता था। इसका लक्ष्य था कांग्रेस में तत्काल स्प्लिट को टालना। कलकत्ता सेशन 1906। इसमें प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे। इसमें कॉन्टेस्ट ये था कि इस सेशन में स्वराज या सिर्फ गवर्नमेंट का पहला उल्लेख हुआ, पर इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई ताकि दोनों ग्रुप मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को शामिल किया जा सके। मॉडरेट्स का विचार, काउंसिल रिफॉर्म्स को एक अवसर के रूप में दिखा जा रहा था जहां भारतीयों का प्रशासन में भागीदारी बढ़ सके। बाइकआउट और पैसिव रेजिस्टेंस के विचार को धीमे करने की कोशिश की गई। एक्सट्रीमिस्ट का विचार, बाइकआउट और पैसिव रेजिस्टेंस को और ज्यादा फैलाने की प्रस्तावना रखा। तिलक और लाला लाजपत राय नेता चाहते थे कि कांग्रेस एक तीव्र रूप ले। प्रेसिडेंट का चयन, मॉडरेट्स ने दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बनाया। एक्सट्रीमिस्ट ने तिलक या लाला लाजपत राय को चाहा था। अब सूरत सेशन 1907 को देखते हैं। इसमें प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष। कलकत्ता सेशन के बाद मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच तनाव बढ़ता गया। सूरत सेशन कांग्रेस के स्प्लिट का गवाह बनाइए। एक्सट्रीमिस्ट का लक्ष्य को देखते हैं। नागपुर सेशन की मांग की गई जहां तिलक या लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जा सके। रेडिकल रिजोल्यूशन को दोबारा पास करने का एजेंडा था। मॉडरेट्स का लक्ष्य, सूरत में सेशन रखकर तिलक को प्रेसिडेंट बनाने से रोकना चाहा। रेडिकल रिजोल्यूशन को कांग्रेस के एजेंडा से हटा दिया गया। रिजल्ट ये हुआ कि दोनों ग्रुप्स ने अपने अपने स्टैंड पर अड़े रहने का पसंद किया। कांग्रेस का स्प्लिट हो गया। मॉडरेट्स ने अपनी अलग लीडरशिप बनाई और एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस के बाहर चले गए। अब बात करते हैं द सूरत स्प्लिट 1907। सूरत का स्प्लिट एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, जहां मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का डिसएग्रीमेंट अपने पीके पर पहुंचा। इस स्प्लिट ने कांग्रेस के फ्यूचर डायरेक्शन को शेप दिया। सूरत स्प्लिट 1907, ये सूरत गुजरात में हुआ दिसंबर 1907 में। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस को दो हिस्सों में बांट गई। मॉडरेट्स ने ग्रेजुअल रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को प्रीफर किया, जबकि एक्सट्रीमिस्ट ने एग्रेसिव रेजिस्टेंस और स्वराज की मांग की थी। रिजल्ट ये हुआ कि कांग्रेस दो फैक्शन में बांट गई। मॉडरेट्स का कंट्रोल हो गया, एक्सट्रीमिस्ट का इन्फ्लुएंस कम हो गया। मॉडरेट्स का फोकस को देखते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू ब्रिटिश एम्पायर के अंदर अचीव करना। एक्सट्रीमिस्ट का फोकस था, उन्होंने रेडिकल मेथड को फॉलो किया, पर अब उनका इन्फ्लुएंस कांग्रेस में कम हो गया था। अब गवर्नमेंट रिप्रेशन 1907 to 1911 को देखते हैं। सूरत स्प्लिट के बाद गवर्नमेंट ने एंटी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए काफी स्ट्रिक्ट लॉ पास किए। सेडिटियस मीटिंग एक्ट 1907, इस लॉ के तहत गवर्नमेंट ने ऐसी मीटिंग को बैन कर दिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थी। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908, इस एक्ट का मकसद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को रोकना था। इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908, ऐसे लोगों को पकड़ना जो पब्लिक में वायलेंट एक्टिविटी के लिए
भड़का रहे थे। एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, इसका मकसद बॉम्ब मेकिंग और एक्सप्लोजिव के यूज को रोकना था। इंडियन प्रेस एक्ट 1910, प्रेस को सेंसर किया गया और उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आर्टिकल्स लिखने से रोका गया। ये लॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट को दबाने के लिए था और ये पॉलिटिकल रिप्रेशन का एक हिस्सा था। अब शिमला डेपुटेशन 1906, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन और उनका डिमांड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। आगा खान और कुछ मुस्लिम इलाइट्स ने लॉर्ड मिंटो से मिलकर डिमांड की कि मुस्लिम के लिए अलग इलेक्टोरेट हो। मुस्लिम को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार दिया जाए और उन्हें अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, इस डिपुटेशन के बाद मुस्लिम लीग का कंट्रोल आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह के हाथ में आया। मुस्लिम लीग का मेन गोल था ब्रिटिश एम्पायर के लॉयल रहना और कांग्रेस से अलग रहना। अब बात करते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ब्रिटिश ने मॉडरेट्स और मुस्लिम्स को शांत करने के लिए मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स अनाउंस किए। लॉर्ड मिंटो, जो कि वाइस रॉय, और जॉन मॉर्ली, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया, ने मिलकर ये रिफॉर्म्स बनाए। आइए फीचर्स को देखते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्टेड मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया। लोकल बॉडीज इलेक्टोरल कॉलेज बनाते थे जो प्रोविंस और सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए मेंबर इलेक्ट करते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, मुस्लिम के लिए अलग इलेक्टोरेट्स बनाया गया ताकि उनके लिए अलग रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए जा सके। इंक्रीज इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर की संख्या प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाई गई। इंडियन मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एसपी सिन्हा को वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला इंडियन मेंबर बनाया गया। पावर ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को रिजोल्यूशंस पास करने का अधिकार दिया गया, लेकिन बजट को पूरी तरह से वोट नहीं किया जा सकता था। इवेल्युएशन, ये रिफॉर्म डिविसिव और सुपरफिशियल थे। सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ये रिफॉर्म्स बहुत लिमिटेड थे। इलेक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स और इनडायरेक्ट था, इसलिए उनका असर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अब दिल्ली दरबार 1911, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज की, जिसमें किंग जॉर्ज बी और क्वीन मैरी ने हिस्सा लिया। अनाउंसमेंट इन दिल्ली दरबार, बंगाल पार्टीशन को रिवोक किया गया। ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस को देखते हैं। राज बिहारी बोस और सचिंद्रन संजाल ने लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब फेंकने की कोशिश की थी। सचिंद्रन संजाल को जेल भेजा गया, जहां उन्होंने बंदी जीवन लिखा। इम्पैक्ट को यह हुआ कि बंगाल का पार्टीशन रिवोक होना एक बड़ा पॉलिटिकल मूव था, जिससे इंडियन नेशनलिज्म को एक बूस्ट मिला। दिल्ली दरबार ने ब्रिटिश एम्पायर की मजबूती को दिखाया, लेकिन ये ऑल्सो एक सिंबल था कि इंडियन लीडर्स और मूवमेंट का प्रेशर बढ़ रहा था। कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच की लड़ाई के बाद कई लोग कन्वेंशनल मेथड जैसे पेटिशन, मीटिंग और प्रोटेस्ट से थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे। यंग नेशनलिस्ट को लगता था कि ब्रिटिश रूल को निकालने के लिए कुछ नई और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी की जरूरत है। रिजल्ट ये हुआ कि उन्हें रिवॉल्यूशनरी मेथड की तरफ ले गए, जहां उन्होंने वायलेंट और फोर्सफुल मेथड को अपनाया। क्लोजर ऑफ पीसफुल एवेन्यू, पीसफुल मेथड से कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट ना मिलने पर कई यंग लीडर को लगा कि सिर्फ फोर्सफुल एक्सपल्सन ही ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने में मददगार हो सकता है। पीसफुल प्रोटेस्ट जैसे मेथड को इनइफेक्टिव समझा गया और इसलिए यूथ ने वायलेंट रेजिस्टेंस को अपनाया। अब रिवॉल्यूशनरी अप्रोच एंड टैक्टिक्स को देखते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक टैक्टिक,
रिवॉल्यूशनरीज ने इंडिविजुअल्स अटैक और एसिनेशन को अपनाया। उनका मेन गोल था ब्रिटिश ऑफिसर और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना। स्वदेशी डेकेट्स, लूट और मिलिट्री कॉन्स्पिरेसीज भी एक कॉमन टैक्टिक्स थी। इन एक्शन का मेन पर्पस था फियर क्रिएट करना ब्रिटिश रूल्स में और लोगों को इंस्पायर करना कि वो भी ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़े हो। टेरर टैक्टिक्स एंड इंस्पिरेशन। टेरर टैक्टिक्स का यूज करके रिवॉल्यूशनरीज ने ब्रिटिश रूलर्स में डर पैदा करना शुरू किया। उनका बिलीव था कि अगर रूलर को डर लगेगा तो वो ब्रिटिश रूल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अवेकनिंग द मासेस। रिवॉल्यूशनरीज का एम था लोगों को जगाना और उन्हें यह दिखाना कि ब्रिटिश रूल को खत्म करने के लिए एक यूनाइटेड और वायलेंट स्ट्रगल की जरूरत है। इंस्पिरेशन टू यूथ। रिवॉल्यूशनरीज का एक और गोल था कि वो यूथ को इंस्पायर करे ताकि वो भी अपनी लाइफ को इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए सेक्रीफाइस कर सके। अब लीडरशिप फेल्यूर एंड रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी को देखते हैं। एक्सट्रीमिस्ट लीडर फेल्यूर। एक्सट्रीमिस्ट लीडर जैसे बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लगता था कि उनका मास बेस मूवमेंट ही ब्रिटिश राज के खिलाफ सही अप्रोच है, लेकिन वो इंडिविजुअलिस्टिक वायलेंट एक्टिविटी को काउंटर नहीं कर पाए। ये लीडर्स रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी को समझने में फेल हो गए, जिसमें इंडिविजुअल्स वायलेंस और मास मूवमेंट के बीच का डिफरेंस क्लियर नहीं किया गया। रिजल्ट ये हुआ कि रिवॉल्यूशनरीज आइडियाज को एक्सट्रीमिस्ट के बीच में स्पेस मिल गई और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाया। कंक्लूजन। रीजन फॉर सर्ज। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का राइज, डिसइल्यूजमेंट, क्लोजर ऑफ पीसफुल एवेन्यू ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर का फेल्यूर के कारण हुआ। मेथड एडॉप्टेड। एसेसिनेशन, मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी और स्वदेशी डेकोइट्स जैसे वायलेंट टैक्टिक्स का यूज किया गया। इंस्पिरेशन एंड टेरर। उनका मेन गोल था फियर क्रिएट करना ब्रिटिशर्स में और यूथ को इंस्पायर करना कि वो अपने देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो। ये पीरियड इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक इम्पॉर्टेंट फेज था, जहां रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ एक नई एनर्जी और डायरेक्शन दी। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, जो 20वीं सेंचुरी में शुरुआत में काफी बढ़ गई थी। ये एक्टिविटीज वायलेंट मेथड को एडॉप्ट करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थी। चलिए समझते हैं। बंगाल 1870 टू 1912। 1870 सीक्रेट सोसाइटी इन कलकत्ता। कलकत्ता में कुछ सीक्रेट सोसाइटी बन गई थी जो स्टूडेंट के बीच एक्टिव थी, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं था। ये सोसाइटीज ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई सिग्निफिकेंट एक्शन लेने में सक्सेसफुल नहीं थी। 1902 फॉर्मेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स। मिदनापुर में जनेंद्र नाथ बासु के अंदर पहले रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बनी। ये ग्रुप वायलेंट रेजिस्टेंट के लिए तैयार थे। कलकत्ता में अनुशीलन समिति का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो एक इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था। इस ग्रुप में लीडर्स जैसे प्रमोथा मित्तर, जतीन्द्रनाथ बनर्जी और वरिंद्र कुमार घोष थे। 1906 इनर सर्कल अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का एक इनर सर्कल बना, जिसमें वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता जैसे लीडर शामिल थे। युगांतर न्यूज़पेपर को लॉन्च किया गया, जो रिवॉल्यूशनरी वायलेंस को सपोर्ट करते थे, खास तौर पे पुलिस ब्रूटलिटी के बाद जो ब्रिसेल कॉन्फ्रेंस में हुई थी। 1907 एक्सपेंशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। राज बिहारी बोस और सचिन संघाल ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जो पंजाब, दिल्ली और यूनाइटेड प्रोविंस तक फैल गई थी। हेमाचंद्र कुनुंगो ने मिलिट्री और पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड जाना शुरू किया। ब्रिटिश ऑफिशियल जैसे सर फुलर और लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर के लाइफ पर अटैक किया गया। अब मेजर इंसिडेंट्स 1907 टू 1912 को देखते हैं। 1907 टू 1908
मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग एंड अलीपोर कॉन्स्पिरेसी। प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड के कार को बम से उड़ाने की कोशिश की थी। ये अटैक गलत कार पर हुआ जिसमें 2 ब्रिटिश लेडीज की मौत हो गई थी। अलीपोर कॉन्स्पिरेसी केस या मैनिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में औरोबिंदो घोष और बरिंद्र घोष को ट्रायल का सामना करना पड़ा। चित्तरंजन दास ने औरोबिंदो की डिफेंस की, जिसमें औरोबिंदो को एक्विटेड कर दिया गया। बरिंद्र घोष को लाइफ सेंटेंस दिया गया। नरेंद्र गोसाइन को जेल में सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हैयालाल दत्ता ने मार दिया। अब 1909 to 1910 शूटिंग एंड डिकॉइटी। कलकत्ता में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मार दिया गया। 12 डिकॉइटी को डेका अनुशीलन समिति के अंदर पुलिन दास ने ऑर्गेनाइज किया, जिसका गोल था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के लिए फंड रेज करना। 1912 वाइसरॉय हार्डिंग बॉम्ब अटैक। रास बिहारी बोस और सचिन संजाल ने दिल्ली में वाइसरॉय हार्डिंग के ऑफिशियल एंट्री के वक्त बॉम्ब अटैक किया, जिसमें वाइसरॉय को चोट आई। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल के बाद बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने के लिए एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान भारत में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का एक नया फेज शुरू हुआ। भागा जतीन और महाराष्ट्र के लीडर ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपने वायलेंट एक्शन को बढ़ाया और इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी जैसे प्लान्स बनाए। चलिए समझते हैं। जुगांतर पार्टी एंड जर्मन प्लॉट। जुगांतर पार्टी। भागा जतीन ने जुगांतर पार्टी को लीड किया, जो बंगाल में एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जुगांतर पार्टी ने जर्मन प्लॉट या जिमेरमन प्लान बनाया, जिसका गोल था जर्मन आर्म को इंपोर्ट करना और उनसे इंडियन रिवॉल्यूशनरीज को आर्म देना, ताकि इंडिया में एक और ऑल इंडिया इंसर्क्शन हो सके। टैक्सी कैब और बोट डिकॉइटीज। जुगांतर पार्टी ने फंड रेज करने के लिए टैक्सी कैब डिकॉइटीज और बोट डिकॉइटीज को ऑर्गेनाइज किया। ये डिकॉइटीज इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी के लिए जरूरी पैसे जमा करने के लिए थी। फेल्यूर ऑफ जर्मन प्लॉट। जर्मन प्लॉट को पुलिस ने डिस्कवर किया और इसके बाद बेलसोर में एक कॉन्फ्रंटेशन हुई। इस कॉन्फ्रंटेशन में भागा जतीन और उनके एसोसिएट्स को या तो मार दिया गया या अरेस्ट कर लिया गया। जर्मन प्लॉट फेल हो गया, लेकिन इसने एक लीगेसी छोड़ी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को इंस्पायर कर रही थी। लीगेसी ऑफ रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर्स। संध्या और युगांतर जैसे न्यूज़पेपर्स ने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को प्रमोट किया। काल भी एक इम्पोर्टेंट जर्नल था जो स्वदेशी और रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को प्रमोट करता था। भागा जतीन कॉल। भागा जतीन का एक फेमस कोट था, वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन। इसका मतलब था कि वो अपनी जान देने को तैयार थे, बस अपने देश को ब्रिटिश राज से आजादी दिलाने के लिए। अब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का, जहां कई लीडर ने आर्म्ड रिवोल्ट और मिलिटेंट नेशनलिज्म को प्रमोट किया। वासुदेव बलवंत फाड़के 1879। वासुदेव बलवंत फाड़के ने रोमसी पीजेंट फोर्स को ऑर्गेनाइज किया, जो ब्रिटिश कम्युनिकेशन लाइंस को डिस्टर्ब करना और डिकॉइट्स करके फंड रेज करना चाहती थी। ये मूवमेंट प्रीमेच्योरली सप्रेस हो गया, लेकिन इसने आर्म रिवोल्ट के आइडियाज को पॉपुलर बनाया। बाल गंगाधर तिलक 1890। बाल गंगाधर तिलक ने मिलिटेंट नेशनलिज्म को प्रमोट किया। उन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को एक प्लेटफॉर्म बनाया
जहां उन्होंने वायलेंस और रिवोल्यूशनरी स्पिरिट को इनकरेज किया। केसरी और मराठा जैसे जनरल के जरिए तिलक ने अपने आइडियाज को स्प्रेड किया। अब चापेकर ब्रदर्स 1897। चापेकर ब्रदर्स दामोदर और बालकृष्ण ने पूना के प्लीग कमिश्नर रेड और लेफ्टिनेंट एरेस्ट को एसेसिनेट किया। ये एसेसिनेशन ब्रिटिश ऑफिसर के खिलाफ एक सिंबॉलिक एक्ट था जिसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ एंगर दिखाया गया। अब विनायक दामोदर सावरकर 1899 to 1909। विनायक दामोदर सावरकर ने अपने भाई के साथ मित्रा मेला को ऑर्गेनाइज किया। यह सोसाइटी बाद में अभिनव भारत में मर्ज हो गई। अभिनव भारत का इंस्पिरेशन मजनी यंग इटली से था, जिसमें यूथ को आर्म रिवॉल्यूशन के लिए प्रिपेयर किया जाता था। नासिक, पूना और बॉम्बे में बॉम्ब मैन्युफैक्चर के सेंटर भी बनाए गए। एसेसिनेशन ऑफ एएमटी जैक्सन 1909। एएमटी जैक्सन नासिक के कलेक्टर जो थे। एएमटी जैक्सन को आनंद लक्ष्मण कहरे ने एसेसिनेट किया। ये एसेसिनेशन अभिनव भारत के कॉन्स्पिरेशन का हिस्सा था, जिसका गोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना। इसके बाद 38 लोग अरेस्ट किए गए और सावरकर को लाइफ सेंटेंस दिया गया। उनकी सारी प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर दिया गया। अब बात करते हैं पंजाब। पंजाब में एक्सट्रीमिज्म और उसके कॉजेज को देखते हैं। पंजाब में एक्सट्रीमिज्म का राइज काफी कॉम्प्लेक्स था और इसके पीछे कई इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स थे। समझते हैं, आइए। पंजाब के इश्यूज जो एक्सट्रीमिज्म को फ्यूल कर रहे थे। फ्रीक्वेंट फेमाइन। पंजाब में अक्सर फेमाइन होते थे जो लोगों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देते थे। इससे लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। इंक्रीज लैंड रेवेन्यू और इरिगेशन टैक्सेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू और इरिगेशन टैक्सेस बढ़ा दिए थे। इससे किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि उन्हें अपनी फसलों से ज्यादा पैसा देना पड़ता था। बेगार सिस्टम। जमींदार के थ्रू बेगार यानी कि फोर्स लेबर का सिस्टम भी काफी कॉमन था। किसानों को अपना काम करने के लिए फ्री लेबर देना पड़ता था, जो उनके लिए बहुत बेइंसाफ थी। इंस्पिरेशन फ्रॉम बंगाल। पंजाब के लोगों को बंगाल में हो रहे स्वदेशी मूवमेंट और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी से इंस्पिरेशन मिल रही थी। बंगाल की पार्टीशन और उसके बाद की पॉलिटिकल अनरेस्ट ने पंजाब में भी एक सेंस ऑफ रिविलियन जगाया। अब एक्टिव लीडर जो पंजाब में एक्सट्रीमिज्म को लीड कर रहे थे देखते हैं। फर्स्ट, लाला लजपत राय। लाला लजपत राय ने पंजाबीज नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने सेल्फ हेल्प और सेल्फ रिलायंस का मैसेज दिया। उनका मोटो था सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट, यानी अपनी मदद खुद करना, किसी पर निर्भर ना रहना। लाला लजपत राय को एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज को प्रमोट करने के लिए जाना जाता है। अब अजीत सिंह। अजीत सिंह ने अंजुमन आई मोहिब्स बेन आई वतन नाम की एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को लाहौर में ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने भारत माता नाम का एक मैगजीन भी पब्लिश किया था। अजीत सिंह ने नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू और वाटर रेट का अपील दिया था, जिसमें उन्होंने पीजेंट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए इनकरेज किया था। अजीत सिंह भगत सिंह के अंकल थे और उनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट था इन द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पंजाब। अब अदर इन्फ्लुएंस लीडर को देखते हैं। आगा हैदर, सैयद हैदर राजा, भाई परमानंद और लालचंद फालक जैसे लीडर भी पंजाब के एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में शामिल थे। लालचंद फलक एक रेडिकल उर्दू पोएट थे जो अपने पोएट्री के जरिए लोगों को इंस्पायर करते थे। अब सप्रेशन एंड रिवोल्यूशनरीज की ट्रांजिशन को देखते हैं। गवर्नमेंट क्रैकडाउन 1907। पंजाब में एक्सट्रीमिज्म को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल मीटिंग पर बैन लगा दिया था। मई 1907 में
लाला लाजपत राय और अजित सिंह को डिपोर्ट कर लिया गया था ताकि उनका इन्फ्लुएंस पंजाब के यूथ पर ना हो। रिवोल्यूशनरीज की ट्रांजिशन को देखते हैं। जब अजित सिंह और उनके एसोसिएट को डिपोर्ट किया गया तो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट मेथड को अपनाया और फुल स्केल रिवोल्यूशनरीज बन गए। सूफी अंबा प्रसाद, लालचंद, भाई परमानंद और लाला हरदयाल ने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को प्रमोट करना शुरू किया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और गादर रिवॉल्यूशन को देखते हैं। रास बिहारी बोस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था गदर रिवॉल्यूशन में, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान हुआ। रास बिहारी बोस ने गदर रिवॉल्यूशन में लीड रोल प्ले किया। 1913 में रास बिहारी बोस ने जतीन से मिलकर एक ऑल इंडिया आर्म अपराइजिंग की प्लानिंग की थी, जो 1857 के रिवोल्ट जैसे होना था। बोस ने बंगाल प्लान को पंजाब और अपर प्रोविंस में एक्सटेंड करने की कोशिश की, लेकिन ये रिवॉल्यूशन सक्सीड नहीं हो पाया। फेल्यूर ऑफ द रिवॉल्यूशन। गदर रिवॉल्यूशन की प्लानिंग फेल हो गई और रास बिहारी बोस को 1915 में जापान भाग जाना पड़ा। रास बिहारी बोस ने बाद में इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया और बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी अब्रॉड। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इंडिया के बाहर भी बहुत बड़ी थी, जहां इंडियन रिवॉल्यूशनरीज ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपनी प्लानिंग की और इंडिपेंडेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट शुरू किया। चलिए देखते हैं। श्यामजी कृष्णा वर्मा और इंडिया हाउस, लंदन, 1905। श्यामजी कृष्णा वर्मन ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में 1905 में। ये एक ऐसा सेंटर था जहां इंडियन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती थी ताकि वो रेडिकल यूथ को एजुकेट कर सके और उन्हें इंडिपेंडेंस के लिए इंस्पायर कर सके। इंडिया हाउस से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जर्नल भी पब्लिश होता था, जिसमें रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को प्रमोट किया जाता था। इसके मेंबर्स को देखते हैं। वीर सावरकर और लाला हरदयाल जैसे रिवॉल्यूशनरीज भी इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली, जो एक ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट थे, जो लंदन में एसेसिनेट किया गया था 1909 में। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था जो ब्रिटिश अथॉरिटी को घबरा गया था। सावरकर एक्सट्रेडिशन। 1910 में वीर सावरकर को नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के लिए एक्स्ट्राडिट करके लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई थी। इसके बाद लंदन में रिवॉल्यूशनरीज के लिए सेफ जगह नहीं रही थी। न्यू सेंटर्स, पेरिस और जेनेवा। पेरिस और जेनेवा में नए सेंटर बन गए थे जहां से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को प्रमोट किया गया। मदन भिखाजी कामा ने वंदे मातरम को पब्लिश किया और अजित सिंह ने अपने एक्टिविटी को यहां ऑपरेट किया। अब वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और बर्लिन बेस, 1909। 1909 में एंग्लो जर्मन रिलेशन खत्म होने के बाद वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपना बेस बनाया। उन्होंने यहां से एंटी इंपीरियलिस्टिक लिटरेचर को पब्लिश किया और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को प्रमोट किया। अब प्री गदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। 1911 में कुछ और रिवॉल्यूशनरी लीडर जैसे रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने स्वदेश सेवक होम वैनकूवर में और यूनाइटेड इंडिया हाउस सीटल में बनाया। ये सेंटर इंडियन इमिग्रेंट्स को एजुकेट करते थे और उन्हें ब्रिटिश रूल के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए इंस्पायर करते थे। अब गदर मूवमेंट 1913। गदर पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ये एक रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी जिसका एम था ब्रिटिश रूल को वायलेंट मेथड से हटाना। लीडर इसमें लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह साराभाई, बरकतुल्लाह और भाई परमानंद जैसे लीडर ने इस मूवमेंट को लीड किया। इसके ऑब्जेक्टिव थे एसेसिनेशन करना,
एंटी इम्पेरियलिस्टिक लिटरेचर पब्लिश करना, इंडियन ट्रूप्स के बीच काम करना, आर्म्स प्रोक्यूर करना और ब्रिटिश कॉलोनीज में सैमल्टेनियस रिवोल्ट की प्लानिंग करना। कोमागाता मारू इंसिडेंट 1914। कोमागाता मारू एक शिप थी जो सिख और पंजाबी मुस्लिम इमिग्रेंट्स को लेके कनाडा जा रही थी, लेकिन कनेडियन अथॉरिटीज ने उसे वापस कर दिया। बर्ज कलकत्ता कॉन्फ्लिक्ट। कोमागाता मारू के पैसेंजर को कलकत्ता में पुलिस ने रोक लिया, जहां 22 लोग मार दिए गए। इस इंसिडेंट ने टेंशन को बढ़ा दिया और गदर लीडर ने इनसे इंस्पायर होकर वायलेंट अटैक प्लान किए इंडिया में ब्रिटिश रूल के हटाने के लिए। अब फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी गरीसन प्लान 1915। 1915 में फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी गैरिसन में रिवोल्ट की प्लानिंग की गई थी, लेकिन ये प्लान ट्रेचरी की वजह से फेल हो गई। रिस्पॉन्स। ब्रिटिश अथॉरिटी ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल का यूज करके लीडर को अरेस्ट कर लिया और 45 रिवॉल्यूशनरीज को हैंग कर दिया। रेडिकल प्लान इस्लामिस्ट। अली ब्रदर मौलाना आजाद और हजरत मोहनी को भी इंटर्न कर दिया गया था 1 साल के लिए। अब बात करते हैं यूरोपियन कमिटी एंड मिशन। यूरोपियन कमिटी और मिशन का रोल वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट था। इंडियन रिवॉल्यूशनरीज ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी को और ज्यादा एग्रेसिव बना दिया, जिसमें उन्होंने जर्मन और ओटोमन एम्पायर जैसे कंट्री का सपोर्ट लिया। चलिए समझते हैं। बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस 1915। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता, लाला हरदयाल और कुछ और प्रोमिनेंट लीडर ने बर्लिन कमेटी की स्थापना की थी 1915 में। जिमरमैन प्लान के अंदर। जिमरमैन प्लान एक स्ट्रेटेजी थी जो जर्मन ने इंडियन इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करने के लिए बनाई थी, ताकि ब्रिटिश एम्पायर को वीक किया जा सके। इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। इंडियन सेटलर एब्रॉड को मोबिलाइज करना ताकि वो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट को स्प्रेड कर सके। इंडियन ट्रूप्स को रिबेलियन के लिए इंसाइट करना। आर्म्ड इन्वेजन का प्लान बनाया गया ताकि ब्रिटिश इंडिया में एक आर्म रिबेलियन हो सके। मिशन को देखते हैं। भगदत्त पर्सिया, टर्की और काबुल में मिशन भेजे गए थे, जहां पे उन्होंने इंडियन ट्रूप्स और प्रिजनर्स ऑफ वार को ऑर्गेनाइज किया और एंटी ब्रिटिश फीलिंग को बढ़ावा दिया। अब सिंगापुर म्यूटिनी 1915। सिंगापुर म्यूटिनी 15 फरवरी 1915 को शुरू हुई थी। इस म्यूटिनी में पंजाबी मुस्लिम 5th लाइट इन्फेंट्री और 36 सिख बटालियन के सोल्जर ने जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल जानी और सूबेदार दाऊद खान की लीडरशिप में ब्रिटिश के खिलाफ अपराइजिंग शुरू की थी। क्रशिंग ऑफ म्यूटिनी। ये म्यूटिनी बहुत इंटेंस फाइट में बदल गई थी, जिसमें कई लोग मार दिए गए। ब्रिटिश अथॉरिटी ने इस म्यूटिनी को क्रश कर दिया, लेकिन ये इवेंट ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक वार्निंग थी। उनकी आर्मी में भी डिसकॉन्टेंट था। अब डिक्लाइन ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में थोड़ा डिक्लाइन आया। इसका कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे, जैसे रिलीज ऑफ प्रिजनर। जो लोग डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंदर जेल में थे, उन्हें रिलीज किया गया। मॉन्टेग्यू अगस्त 1917 स्टेटमेंट। मॉन्टेग्यू जो ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने अगस्त 1917 में एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की थी। ये स्टेटमेंट एक कॉन्सिलेटरी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा था, जिससे कुछ लोगों को लगने लगा था कि ब्रिटिश कुछ रिफॉर्म्स देने वाले हैं। गांधीज अराइवल। महात्मा गांधी का आना भी एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने नॉन वायलेंट नॉन कॉर्पोरेशन का प्रोग्राम शुरू किया, जो लोगों को वायलेंट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से दूर रखा था। अब बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1919 का पीरियड इंडियन नेशनलिज्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इस दौरान भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ नेशनलिस्ट मूवमेंट काफी तेजी से बढ़े। चलिए समझते हैं। वार की दो साइड, एलिज एंड सेंट्रल पावर। एलिज में ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, यूएसए, इटली और जापान एक साइड पर थे। इन कंट्रीज का प्राइमरी गोल अपने इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। सेंट्रल पावर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की की तरफ से ये पावर फाइट कर रहे थे। अब इंडियन रिस्पॉन्स टू दी वार कहते हैं। मॉडरेट्स जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से वार को सपोर्ट किया। उनका मानना था कि इंडिया का ड्यूटी है कि वो ब्रिटिश एम्पायर के साथ दे और बदले में रिफॉर्म और सेल्फ गवर्नेंस की उम्मीद रखे। ये लोग समझते थे कि ब्रिटिश को हेल्प देना इंडिया के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मिलेगा। एक्सट्रीमिस्ट, बाल गंगाधर तिलक जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने भी वार को सपोर्ट किया, लेकिन उनका व्यू पॉइंट अलग था। तिलक ने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की थी और उन्होंने ये बिलीव किया कि अगर इंडियन ब्रिटिश के साथ वार में लॉयल्टी दिखाएगा तो ब्रिटिश इंडिया को सेल्फ रूल देगा। रिवोल्यूशनरीज जैसे भागा जतीन और रास बिहारी बोस ने वार को ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक अपॉर्चुनिटी समझा। उनका टारगेट था इमीडिएट इंडिपेंडेंस और उन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल की प्लानिंग शुरू की थी ताकि ब्रिटिश एम्पायर को हरा सके। मिसगाइडेड बिलीफ्स को देखते हैं। ब्रिटिश सपोर्टर्स को ये गलत फैमिली थी कि ब्रिटिश इंडिया की वेलफेयर के लिए वार कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि इंपीरियलिस्ट पावर इंडिया के लिए रिफॉर्म लाएंगे, लेकिन असली में उनका फोकस अपने इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। ब्रिटिश पावर अपने ऑन गोल्स को परस्यू कर रहे थे और उनका मेन टारगेट था अपना एम्पायर को सिक्योर करना। अब इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रिप्रेशन को देखते हैं। ब्रिटिश रिप्रेशन ने इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। पब्लिकेशन जैसे मौलाना आजाद का अल हिलाल और मोहम्मद अली का कॉमरेड को ब्रिटिश अथॉरिटी ने बंद कर दिया। ये न्यूज़पेपर एंटी इंपेरियलिस्ट और नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को प्रमोट कर रहे थे। अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आजाद और हजरत मोइनी जैसे लीडर को इंटर्न कर दिया गया, जिससे यंग पार्टी और रिवोल्यूशनरीज में भी ज्यादा डिस्कंटेंट बढ़ा। ये सब एक्शन एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट को बढ़ाते हैं और लोगों में इंडिपेंडेंस के लिए एक स्ट्रांग मूवमेंट का फील हुआ। अब फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन इंडिया को देखते हैं। ट्रूप्स, वार के दौरान इंडिया ने बहुत सारे सोल्जर भेजे और ब्रिटिश फोर्सेस में इंडियन सोल्जर काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन इंडियन सोल्जर की नंबर बढ़ने से ब्रिटिश ट्रूप्स की नंबर काफी कम हो गई। एक पॉइंट पर व्हाइट सोल्जर की नंबर सिर्फ 15,000 रह गई थी। फाइनेंशियल ड्रेन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडिया को फाइनेंशियल ड्रेन किया। इंडिया को अपने ट्रूप्स भेजने का खर्चा था और उस वक्त के रिसोर्सेस काफी लिमिटेड थे। इस वार के दौरान जर्मनी और तुर्की से फाइनेंशियल और मिलिट्री हेल्प की उम्मीद थी, लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटी ने इस चीज को रोक दिया गया। इंडियन इकोनॉमी, वार के दौरान इंडियन इकोनॉमी पे बहुत प्रेशर था। राइजिंग टैक्स, शॉर्टेज ऑफ गुड्स और इन्फ्लेशन की वजह से आम लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी।